आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है स्टाफ तथा लाइन अभिकरण, स्टाफ एंड लाइन एजेंसीज। प्रारंभिक सामान्य परिचय के रूप में यह कहना होगा कि प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस यंत्र की रचना की जाती है उसके शीर्ष पर मुख्य कार्यपालिका होती है, जिसे अपने गुरुतर कार्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती है तथा जिसकी सहायता एक सेवी वर्ग द्वारा की जाती है। उसके अधीन अधिकारियों में से कुछ का संबंध नीति संबंधी प्रश्नों के निर्धारण से और अन्य का उन नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाने से होता है। नीति निर्माण अभिकरणों की सहायता के लिए एक मंत्रणा देने वाले वर्ग होता है, जिसका कार्य केवल परामर्श देना होता है, आदेश नहीं। जिस वर्ग का संबंध नीति संबंधी कार्यों से होता है उसे हम सूत्र अथवा लाइन अभिकरण कहते हैं, और इस कार्य में जो केवल मंत्रणा आदि देकर सहायता करता है उसे मंत्रणा या स्टाफ अभिकरण कहा जाता है। सामान्य प्रशासन में सहायता पहुंचाने वाला एक अन्य अभिकरण भी होता है जिसे सहायक अभिकरण कहते हैं। यह अभिकरण सभी विभागों में एक जैसा कार्य संपन्न करता है। स्टाफ और लाइन शब्दों को सैनिक प्रशासन की शब्दावली से ग्रहण किया गया है। सेना में दो प्रकार की इकाइयाँ होती है, सूत्र या लाइन इकाई तथा स्टाफ इकाई। मुख्य सेनापति के अधीन जनरल, कर्नल, मेजर, कैप्टन आदि अधिकारी लाइन अधिकारी कहे जाते हैं, जिसका कार्य संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देना और उसका संचालन तथा नेतृत्व करना है। संगठन की सफलता उन अधिकारियों के कार्यों पर निर्भर करती है। ये अधिकारी पद सोपान की श्रृंखला से संबंध रखते हैं। सैनिक प्रशासन में लाइन अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं, जिन्हें युद्धरत सेना के लिए यातायात, रसद, चिकित्सा, डाक आदि का प्रबंध करना होता है। इन सब कार्यों की देखरेख स्टाफ इकाइयाँ करती है। स्टाफ की सहायता के बिना युद्ध नहीं लड़ सकते। इस वर्ग को नागरिक प्रशासन में भी उन अभिकरणों को लाइन की संज्ञा प्रदान की गई है। तो चलते हैं आगे, हम लेते हैं स्टाफ अभिकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। प्रशासन में स्टाफ अभिकरण का बड़ा भारी महत्व है। यह सूत्र अभिकरण के लिए परामर्श की भूमिका का निर्वाह करता है। स्टाफ अभिकरण का मुख्य कार्य परामर्श और सहायता देना है। जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति छड़ी का सहारा लेकर चलता है, उसी तरह लाइन अथवा सूत्र अभिकरण स्टाफ अभिकरण का सहारा लेकर कार्य संचालन करता है। स्टाफ द्वारा गृह प्रबंध संबंधी या प्रबंधन संबंधी सेवाएं संपन्न की जाती है ताकि मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। मुख्य कार्यपालिका के सामने जो विषय और व्यापक समस्याएं होती है, उनके बारे में आवश्यक सूचना एकत्रित करना, तथ्यों का अन्वेषण करना, समुदाय के लिए मार्ग खोजना तथा जिस मार्ग को अपनाया जाए इस संबंध में सलाह देना आदि कार्य स्टाफ अभिकरणों को करने होते हैं। इस दृष्टि से इन्हें प्रशासनिक व्यक्तित्व का विस्तार माना जाता है। तो अलग अलग विद्वानों ने स्टाफ की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे पहली है, हेनरी फ्योल ने लिखा है कि यह एक सत्ता है, यह प्रबंधक के विचार का एक प्रकार से विस्तार है ताकि अपने कर्तव्यों की पूर्ति में उसे सहायता मिल सके। इसी प्रकार दूसरी हमारी है एल.डी. व्हाइट के शब्दों में, स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को परामर्श देने वाला अभिकरण है जिसके कोई क्रियात्मक उत्तरदायित्व नहीं होते। नेक्स्ट है मूने के अनुसार, स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका के व्यक्तित्व का ही
विस्तार है, इसका अर्थ है अधिक आँखें, अधिक कान, अधिक हाथ, जो उसकी योजना के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में उसे सहायता दे सकें। एक पुरानी ब्रिटिश सैनिक कहावत के अनुसार स्टाफ सेवाएं वे खच्चर हैं जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामग्री ढोते हैं। अब नेक्स्ट आगे लेते हैं स्टाफ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द स्टाफ। पिफनर तथा प्रिस्थस के अनुसार स्टाफ अभिकरणों को 3 भागों में या 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सामान्य स्टाफ, द जनरल स्टाफ। दूसरा है तकनीकी स्टाफ। तीसरा है सहायक स्टाफ। तो इनका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला हमारा है सामान्य स्टाफ। यह वह स्टाफ है जो सामान्यतः मुख्य कार्यपालिका की प्रशासकीय कठिनाइयों के निराकरण में उनकी सहायता करता है। यह प्रमुख तथा अन्य उच्च स्तरीय कार्यकारी अधिकारियों को परामर्श, सूचना संग्रह, शोध तथा ऊपर की ओर भेजे जाने वाली सामग्री में से अनावश्यक सामग्री की छंटनी करके प्रशासकीय कार्यों में सहायता करता है। इस स्टाफ का प्रबंध करने वाला व्यक्ति प्राय ऐसा होता है जिसे पर्याप्त प्रशासकीय प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त हो। सामान्य स्टाफ का काम तकनीकी स्टाफ से भिन्न प्रकृति का होता है। तकनीकी स्टाफ का काम केवल तकनीकी मामलों में परामर्श देना होता है, जबकि सामान्य स्टाफ के सदस्य किसी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के बजाय प्रशासन की कला में दक्ष होते हैं। सामान्य स्टाफ अपना अधिकांश समय उच्च नीति संबंधी मामलों के नियोजन और पर्यावलोकन में लगाता है। एल.डी. व्हाइट के सामान्य स्टाफ के उद्देश्यों के रूप में मुख्यतः निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए हैं। नंबर 1, यह सुनिश्चित करना कि मुख्य कार्यपालिका को समुचित तथा तात्कालिक सूचनाएं प्राप्त होती रहे। नंबर 2, समस्याओं के पुनर्निर्माण तथा भावी कार्यक्रमों की योजना बनाने में मुख्य कार्यपालिका की सहायता करना। नेक्स्ट, यह व्यवस्था करना कि मुख्य कार्यपालिका के समक्ष मामले तुरंत अर्थात अविलंब पहुंचते रहें, जिससे इसके लिए उन पर बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लिए जा सकें तथा उन्हें शीघ्रता एवं भली प्रकार से विचार विमर्श किए बिना निर्णय लेने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है प्रशासन के अन्य अधिकारियों द्वारा निपटाए जा सकने वाले मामलों की छंटनी करना। नेक्स्ट है मुख्य कार्यपालिका के समय की बचत करना। नेक्स्ट, निर्धारित नीति तथा कार्यपालिका उद्देश्यों के या निर्देशों के अनुरूप अधीनस्थों द्वारा कार्य संपादन के लिए साधन जुटाना। नेक्स्ट लेते हैं भारत में जो हमारे है उसमें सामान्य स्टाफ की स्थिति किस प्रकार की है, स्थिति कैसी है। भारत में मुख्य कार्यपालिका का सामान्य स्टाफ इस प्रकार है। नंबर 1, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। नंबर 2, प्रधानमंत्री का कार्यालय। नंबर 3, मंत्रिमंडल की समितियां। नंबर 4, योजना आयोग। नंबर 5, वित्त मंत्रालय में बजट तथा आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता विभाग। और नेक्स्ट हमारा है वित्त विभाग। तो ये हमारे भारत में जो सामान्य स्टाफ है वे मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं या प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर भी होते हैं, और भी हमारे कई तरह के डिपार्टमेंट, योजना आयोग है, वित्त विभाग है आदि इसमें। नेक्स्ट लेते हैं हम सामान्य स्टाफ के गुण। सामान्य स्टाफ अपना कार्य कुशलता और संतोषजनक रूप से संपन्न कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि उसके निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, सामान्य स्टाफ कर्मचारियों को प्रत्येक प्रशासनिक पहलू के बारे में यथेष्ट जानकारी देता रहे या होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें सामान्य जानकारी होना चाहिए। नंबर 2, जटिल प्रशासनिक विषयों पर उन्हें विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उन मामलों में विशेषज्ञ हों। इसका अर्थ केवल यही है कि उन्हें जटिल मामलों का सामान्य से अधिक ज्ञान हो। नंबर 3, सामान्य स्टाफ में सहयोग की भावना और विचार विनिमय की दक्षता होनी चाहिए, क्योंकि उसे लाइन अधिकारियों के साथ सहयोग से काम करना होता है। नेक्स्ट है, सामान्य स्टाफ में धैर्य और अध्ययन व्यवसाय जैसे कुछ गुण होने चाहिए, क्योंकि इसका मूलभूत कार्य मुख्य कार्यपालिका तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए छलनी बनना है। सामान्य स्टाफ के सदस्यों को यश प्राप्ति तथा प्रचार की आकांक्षा से बचना चाहिए। उन्हें इस बात से संतोष करना चाहिए कि वे अपने प्रधान के अधीन रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। उन्हें विनम्र, गंभीर और समन्वयकारी होना चाहिए। झगड़ालू और सत्तालोलुप व्यक्ति सामान्य स्टाफ के पद के लिए अनुपयुक्त होते हैं। उनमें पहल के प्रशासनिक कार्यों में त्वरित गति से संपन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं तकनीकी स्टाफ, जिसको प्रौद्योगिकी स्टाफ बोलते हैं। मुख्य कार्यपालिका को प्रशासन में अनेक विशिष्ट और तकनीकी मामलों से निपटाना पड़ता है, अतः इस कार्य में सहायता के लिए उन्हें कुछ तकनीकी स्टाफ अधिकारियों की भी व्यवस्था करनी होती है, यथा इंजीनियर, वित्तीय विशेषज्ञ आदि। तकनीकी क्षेत्र में इन विशेषज्ञों का परामर्श बड़ा मूल्यवान होता है। इस स्टाफ को विशेषज्ञता प्राप्त होती है। विशेषज्ञता प्राप्त स्टाफ में दो प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। पहली, संगठन के अन्य भागों पर इसे कोई सत्ता प्राप्त नहीं होती, अर्थात वह स्टाफ जो परामर्श देता है और सेवा करता है किंतु निर्देश नहीं देता। नंबर 2, इसका उपयोग संगठन के सभी सूत्र और स्टाफ इकाइयों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं सहायक स्टाफ। इस स्टाफ में वे अधिकारी या इकाइयां निहित होती है जिसके सदस्य विभिन्न प्रशासकीय सेवाओं की समुचित सेवा करते हैं। सहायक स्टाफ की गौण सेवा होती है, अर्थात इसे विभाग के प्रमुख कार्यों का प्रत्यक्ष अंग नहीं माना जाता। जब रेलवे विभाग यात्रियों के आवागमन आदि के लिए रेलगाड़ियां चलाता है तो वह उसकी प्रधान क्रिया है, लेकिन रेलगाड़ियां चलाने के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना, रेल की पटरियां बिछाना, रेलवे स्टेशनों पर निर्माण करने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदना आदि गौण क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को सहायक सेवाओं अथवा गृह प्रबंधन सेवाओं की संज्ञा दी जाती है। गौण सेवाएं सदैव उन निर्देशों को प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाती है जिनके लिए विभाग स्थापित किए गए हैं। इन क्रियाओं का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन कहा जा सकता है। किसी भी विभाग का प्रमुख कार्य चाहे कुछ भी हो, किंतु वह कुछ न कुछ खरीदारी करता है, पत्रों एवं प्रतिवेदनों को छापता है, कर्मचारियों की भर्ती करता है, उनके सामने वित्त तथा लेखे आदि की समस्याएं होती हैं। इस प्रकार की सेवाएं सहायक सेवाएं कहलाती हैं और इनमें सहायता करने वाले को सहायक स्टाफ कहते हैं। सहायक सेवाएं सभी विभागों के लिए प्राय समान रूप से होती है, इसलिए बजट, कार्यकुशलता और सुविधा की दृष्टि से विभागों के लगभग समान कार्यों को संपन्न करने के लिए एक केंद्रीय अभिकरण, जिसको जनरल एजेंसी कहते हैं, की स्थापना की जाती है। कुछ विचारक सहायक सेवाओं को स्टाफ कहना पसंद नहीं करते, क्योंकि स्टाफ इकाइयों की भांति परामर्श एवं सहायता नहीं देते। इसके अतिरिक्त कभी कभी इनको इन विभागों की मांगों को नियंत्रण एवं छानबीन की शक्ति भी दे दी जाती है जिनकी ये सहायता करने जा रही है, किंतु सिद्धांत रूप में स्टाफ इकाई को आज्ञा एवं नियंत्रण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो लाइन अभिकरणों का काम है। सहायक इकाइयों के पास सहायता एवं परामर्श देने के साथ नियंत्रण की शक्ति भी होती है, अतः हमको लाइन तथा स्टाफ दोनों अभिकरणों में उभयवर्ती माना जाना चाहिए। तो आपको आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।